सुपरमैन एंड बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स को बनाने वाली कंपनी डीसी कॉमिक्स के बारे में कौन नहीं जानता। कॉमिक बुक रीडर्स एंड सुपर हीरो फैंस के बीच में डीसी का नाम बहुत ही ज्यादा मशहूर है, लेकिन इस पूरी पॉपुलैरिटी के बीच में जब कभी भी बात इसकी मूवीज की आती है तो एक दो मूवी टाइटल्स को छोड़कर लोग अक्सर इसकी मूवीज को शिट से कंपेयर करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड वही सेम लोग जो इसकी लाइव एक्शन मूवीज को इतनी सारी गालियां बकते हैं, वही लोग इसके एनिमेटेड कंटेंट को देखने के बाद ये बात बोलते हैं कि भाई बस एक बार डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की कोई भी मूवी देख ले, डीसी का बहुत ही बड़ा फैन बन जाएगा। अब यार आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी कि डीसी कॉमिक्स के एनिमेटेड यूनिवर्स के अंदर ऐसा क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इन सारी बातों को डिटेल में पता करते हैं। तो वीडियो को शुरू करें। डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DCAU, के लगभग 8 एनिमेटेड शोज और 11 मूवीज की शुरुआत सबसे पहले 1992 में बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज के साथ शुरू हुई थी। बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज के साथ पहली बार डीसी का कोई सुपर हीरो स्क्रीन पर आया और उसके साथ ही शो के क्रिएटर ब्रूस टिम ने आने वाले डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स के लिए प्लानिंग शुरू कर दी थी और इसी वजह से डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स को टिम वर्स भी कहा जाता है। लेकिन 1992 का ये डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स पहला तो जरूर था, लेकिन ये इनका आखिरी नहीं था। डीसी कॉमिक्स की स्टोरीज को एक नए जमाने की ऑडियंस के लिए एक बार फिर से नया रूप देने के लिए एक और नए यूनिवर्स को क्रिएट किया गया, जिसका नाम था डीसी एनिमेटेड मूवी यूनिवर्स, शॉर्ट फॉर्म DCAMU। और इसकी शुरुआत 2013 की जस्टिस लीग द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से हुई और 2020 की जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर के साथ फाइनली DCAMU भी एंड हो गया। लेकिन पता है मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? रीजन बिल्कुल सिंपल सा ये है कि आज भी कई सारे लोगों को ये लगता है कि डीसी कॉमिक्स की कुछ थोड़ी बहुत लाइव एक्शन मूवीज के अलावा उनके पास ना कोई भी कंटेंट नहीं है। एंड दैट्स व्हाई अभी यहाँ पे ये बात बतानी जरूरी है कि 1992 की बैटमैन से लेकर 2020 की जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर तक के बीच डीसी यूनिवर्स की कई सारी एनिमेटेड मूवीज एंड बहुत सारे दूसरे एनिमेटेड शोज लॉन्च हो चुके हैं और उन सब में से मोस्ट ऑफ देम वर सो गुड कि अगर उनमें से किसी एक को भी उठा लिया जाए ना और सीन बाय सीन बस एक लाइव एक्शन मूवी वैसी की वैसी बना दी जाए, तो डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की स्टोरीज आज के टाइम के बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स को भी चैलेंज कर सकती हैं। और इसीलिए अब यहाँ पर सिंपल सा एक सवाल ये है कि अगर ये डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स इतना ही ज्यादा बढ़िया है तो फिर यार उनका ये लाइव एक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना ज्यादा ऑफ द ट्रैक कैसे जा सकता है? Not impressed. अब हम लोग एक बार को गूगल के ऊपर चलते हैं और वहां पर लिखते हैं हु ओन्स डीसी कॉमिक्स या फिर हु ओन्स मार्वल कॉमिक्स। तो यहाँ पर अब गूगल की इन सर्च के अंदर आप ये देख सकते हो कि मार्वल और डीसी दोनों एक टाइम पर अलग अलग कंपनीज हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी जहां मार्वल एंटरटेनमेंट को एक्वायर कर चुकी है, तो वहीं पे उसके अपोजिट में डीसी कॉमिक्स के केस में इसकी ओनरशिप वार्नर ब्रोस पिक्चर्स के हाथ में है। और पता है मुझे मिलाकर और मेरे जैसे और भी कई सारे लोगों के हिसाब से यहीं पे वो पॉइंट है जहां से ये दोनों कॉमिक कंपनी एंटिटीज लाइव एक्शन मूवीज और यूनिवर्स क्रिएशन की फॉर्म लेते हैं। अब वैसे अगर बात करें ना तो 2008 की आयरन मैन, जिसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टार्टिंग भी बोलते हैं, उसका फुल ऑन प्रोडक्शन मार्वल स्टूडियोज ने और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामाउंट पिक्चर्स ने किया था। लेकिन अब इनके ऊपर ज्यादा टेक्निकल बातों की डिटेल में ना जाते हुए मेन पॉइंट अब यहाँ पर यह है कि उसके बाद जब डिज्नी ने मार्वल स्टूडियोज को एक्वायर कर लिया और धीरे धीरे उसके सारे कैरेक्टर्स और उसकी सारी स्टोरीज को भी खरीदना शुरू कर दिया, देन फाइनली उन सब चीजों को जमा कर दे क्रिएटेड अ ह्यूज मल्टीवर्स और वी कैन से अ ह्यूज सिनेमैटिक यूनिवर्स फॉर मार्वल। You're very welcome. The ancient one. अब देखो यार, ये तो थी मार्वल कॉमिक्स की बात। डिज्नी और मार्वल ने जब इस तरीके का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का स्टेप उठाया ना, तो उसके बाद उसकी लाइव एक्शन मूवीज एक के बाद एक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ती चली गई। लेकिन वहीं पे इसकी दूसरी साइड में वार्नर ब्रोस वाले ये सब चीजों को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे एंड बिकॉज वो इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉमिक एंटिटी को खरीद चुके थे, तो मार्वल स्टूडियोज एंड डिज्नी की इस कॉम्बिनेशन वाली कॉन्स्टेंट ग्रोथ को देखने के बाद वार्नर ब्रोस के टॉप हेड्स ने भी ये बात सोची कि क्यों ना यार डीसी का भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जाए। तो बस फिर क्या था, इसी शातिर आइडिया को अंजाम देने के लिए उन्होंने 2013 में फाइनली जैक स्नाइडर के साथ मिलकर मैन ऑफ स्टील बना डाली। Superman's close. I've been tracking his flight path. On what? विजुअल वाइज अगर देखने की बात करें ना तो मेरे हिसाब से मैन ऑफ स्टील का सुपरमैन अब तक का बेस्टेस्ट लाइव एक्शन सुपरमैन का अडैप्टेशन है और बड़ी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से सुपरमैन को दिखाने के लिए ऑल द क्रेडिट गोज टू द टीम एंड हेनरी कैविल। एज अ व्यूअर एंड एज अ फैन ऑफ डीसी कॉमिक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरा पर्सनली ना ये मानना है कि एक नए व्यूअर के लिए मैन ऑफ स्टील के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ था। कमाल की विजुअल्स, हैंस जिमर की लेजेंडरी साउंड ट्रैक्स एंड इवन साउंड बैरियर्स फॉर सुपरमैन। लेकिन पता है इन सब चीजों के बाद में भी ना जो सबसे बड़ा मेन मिसिंग पॉइंट था
वो था सुपरमैन नॉट एक्टिंग लाइक सुपरमैन। नए व्यूअर्स के लिए भले ही मैन ऑफ स्टील एक बहुत ही बढ़िया मूवी थी, लेकिन एक ओरिजिनल डीसी फैन के लिए वो कभी भी एक रिलेटेबल पीस ऑफ कंटेंट बन ही नहीं पाया। एंड उसके पीछे का जो सबसे बड़ा मेन रीजन था वो ये था कि जिस तरीके के सुपरमैन को उसके व्यूअर्स ने कॉमिक बुक्स एंड एनिमेशन के अंदर देखा था, शुरुआती तौर पे वो कभी भी इस तरीके के ग्रिम एनवायरनमेंट से नहीं आता। और ये जो मैंने अभी शुरुआती वर्ड बोला है ना, पता मैंने यहाँ पर ये क्यों बोला? क्योंकि आप शायद इस बात को जानकर हैरान हो जाओगे कि सुपरमैन की भी कुछ ऐसी डार्क कॉमिक बुक्स हैं जहाँ पर सब कुछ काफी ज्यादा डार्क एंड काफी ज्यादा सीरियस है। Now that's a punchline. एंड दैट्स व्हाई मेरा पर्सनली ये मानना है कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी की शुरुआत के लिए दैट वर्जन ऑफ सुपरमैन काफी ज्यादा अर्ली था। और मेरे हिसाब से ना बढ़िया बात तो तब होती है अगर वो इस तरीके के डार्क और ग्रिम सुपरमैन को सिनेमैटिक यूनिवर्स की फ्यूचर की किसी और मूवी फॉर एग्जांपल एपोकलिप्स वॉर के अंदर दिखा देते। लेकिन यार अब वही बात है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कुछ हट कर और कुछ नया करने के चक्कर में दे ऑलमोस्ट लॉस्ट द टच ऑफ ओरिजिनल डीसी वाइब्स। और कई सारे लोग जो ये बात बोलते हैं ना कि डीसी तो बहुत ही ज्यादा डार्क है, तो यार बस थोड़ी देर की बात और है, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। बट अभी के लिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मार्वल और डीसी अपने आप में और अपने जोन में एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ही ज्यादा ऑसम है। लेकिन यार सैडली डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के शुरुआती सालों में वार्नर ब्रोस के टॉप हेड्स शायद ये बात भूल गए और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को इमिटेट और उसको टैकल करने के चक्कर में आई थिंक दे मेस्ड अप रियल बैड। What does that mean? Why did you say that? जापानीज एनिमे, इसके अंदर ना एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है जिसको वो लोग फैन सर्विस बोलते हैं। अब एनिमे के अंदर फैन सर्विस का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, समझ गए ना क्या मतलब है? बट जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है। जापानीज मांगा आर्टिस्ट बड़े अच्छे से इस बात को जानते हैं कि विदाउट देयर रीडर्स एंड फैंस उनका बढ़िया से बढ़िया काम भी रद्दी है। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक, फैंस अगर नहीं होंगे तो दिखाओगे किसको? दैट्स व्हाई अपने उन्हीं फैंस को खुश रखने के लिए या फिर उनको और भी ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए दे डू एवरीथिंग दे कैन। ओवर सेक्सुअलाइज्ड कैरेक्टर्स, पर्वी मूवमेंट्स, बैड एंट्रेंस, पावर स्केलिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वो लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। बिकॉज इट इज व्हाट इट इज। विदाउट द फैंस कुछ भी नहीं है भाई। और मैं आपको बता दूं कि यही वाला सेम काम मार्वल और डिज्नी वाले भी बड़े अच्छे से जानते हैं। उनको इस बात का बड़े ही अच्छे तरीके से पता है कि अगर उन्हें न्यू जनरेशन के फैंस के साथ ओरिजिनल कॉमिक बुक फैंस को भी खुश रखना है, देन नए एक्सपेरिमेंट्स तो करने बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि उसके बिना सर्वाइवल बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही वो लोग सबसे बढ़िया चीज ये भी जानते हैं कि नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ पुरानी फील को भी जिंदा रखना उतना ही ज्यादा जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आप ये चीज देखोगे कि भले ही MCU की मूवीज हो या फिर मार्वल के कोई भी दूसरे लाइव एक्शन शोज हो, अब ये लोग जो है ना वो ये काम कर रहे हैं कि नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये लोग अपने पुराने कॉमिक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। This is wild. I mean, it's a little unnatural. और मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आई थिंक ऐसा करना काफी ज्यादा यार जरूरी भी है। और इसके साथ ही ना मार्वल के कंटेंट के अंदर आप ये चीज एक और नोटिस कर सकते हो कि अब ये लोग अपने कॉमिक के एक्यूरेट आउटफिट्स तक को भी मास्टर कर चुके हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि यार सिर्फ कॉस्ट्यूम ही तो है, इसको मास्टर करने से क्या हो गया? लेकिन आप शायद ये बात जानकर हिल जाओगे कि ऐसा करने से वो न्यू फैंस के साथ ओरिजिनल कॉमिक बुक फैंस को भी और भी ज्यादा अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल इनोवेशन प्लस ओरिजिनलिटी। और पता है मेरा ना यही मानना है कि यही सेम इंटेंसिटी के साथ की ओरिजिनलिटी हमें डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स के अंदर दिखती है। क्योंकि यार उसके अंदर ना दुनिया ही अलग चल रही है, वहाँ पे मल्टीवर्स से लेकर सारा खेल चल रहा है। डीसी कॉमिक्स का एनिमेटेड यूनिवर्स इतना ज्यादा बढ़िया और इतना ज्यादा ओरिजिनल है ना कि वहाँ पर फिर बैड क्वालिटी का सवाल नहीं उठता। और सिंपल सा रीजन ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैंने शायद कहीं पे ये पढ़ा था कि डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स को जो लोग क्रिएट कर रहे हैं और जो लोग इसके इंचार्ज हैं, वो सारे के सारे लोग डीसी कॉमिक्स के खुद एक बहुत बड़े वाले फैन हैं। और फिर ये बात तो आप सब लोग जानते हो कि एक फैन से ज्यादा फैन सर्विस को और कौन समझ सकता है। क्योंकि डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स के क्रिएशन का मोस्ट ऑफ द कंट्रोल डीसी के अपने खुद के फैंस के हाथों में है। आई मीन यार अब लिटरली फैंस के हाथों में नहीं है, बट उसके क्रिएटर्स उसके फैंस हैं। पर सिंपल सी बात यार यही है कि एनिमेटेड यूनिवर्स के शोज और उसकी मूवीज कॉमिक टू एनिमेशन एडेप्टेशन के मामले में काफी ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। डीसी के एनिमेटेड शोज के अंदर का बैटमैन आपको बिल्कुल कॉमिक वाले बैटमैन की वाइब देगा। अब देखो यार, अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं ना तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी मार्वल या डीसी की कोई कॉमिक नहीं पढ़ी है। क्योंकि यार देखो वही बात है कि बचपन में इसका पता नहीं था और कॉमिक बुक अवेलेबल भी नहीं थी, और अब लाइफ के अंदर कुछ ऐसा बिजी वाला शेड्यूल हो गया है कि चाहकर भी इसको नहीं पढ़ सकते। सो लॉन्ग वर्ड्स इन शॉर्ट, आई एम नॉट अ वेरी ट्रू कॉमिक हेड, बट मैंने अपनी लाइफ में मार्वल और डीसी इन दोनों के ऑलमोस्ट सारे एनिमेटेड शोज, मूवीज एंड इवन सारे की सारी फैन डिस्कशंस, कॉमिक बैटल्स, कई सारे वीडियो गेम्स और बहुत कुछ ऑनलाइन पढ़ लिया है। तो मुझे इनके बारे में काफी ठीक ठाक आइडिया है कि कॉमिक के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं। एंड आई मस्ट से कि बिलीव मी ऑन दिस कि डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स की वाइब बिल्कुल स्ट्रेट आउट ऑफ कॉमिक के लेवल की है। और इसके साथ ही ना मैंने इंटरनेट पे
कई सारी फैन कम्युनिटीज के अंदर ये बातें भी सुनी है कि डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स इसीलिए इतना ज्यादा बढ़िया है क्योंकि ऑलमोस्ट उसका 80 to 90% पार्ट एक जेन्युइन एडेप्टेशन है। और सही मायनों में ना ऐसा सिर्फ तभी होता है जब बनाने वाले लोगों को इस बात का ढंग से पता हो कि वो लोग क्या बना रहे हैं। You're strong. I know. यार डीसी कॉमिक्स ना बहुत डार्क है। आपने अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर या फिर किसी सुपर हीरो फैंस की ऑनलाइन कम्युनिटीज के अंदर ये चीज ना कई बार सुनी होगी कि डीसी कॉमिक्स बहुत ही ज्यादा डार्क है और यार यही रीजन है कि मैं इसको नहीं देखता। तो आसान सा एक सवाल है बस, क्या डीसी कॉमिक्स सच में इतनी डार्क है? चलिए एक बार इस चीज को ढंग से समझते हैं। तो देखो यार, डार्क से यहाँ पर ना दो मतलब निकलते हैं। पहला तो ये है कि डीसी की मूवीज में विजुअल अपील नहीं होती, मतलब कि उसकी मूवी देखने में काफी कलरलेस होती है। और दूसरा मतलब ये है कि इसकी स्टोरीज और इसके कैरेक्टर सब कुछ ज्यादा ही मैच्योर है। वेल तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लगता है ये डार्क वाला आर्गुमेंट आया कहाँ से है? क्या ये डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स से आया है? वेल मे बी यस, बट अकॉर्डिंग टू मी डीसी इस डार्क वाले इस आर्गुमेंट की रियल स्टार्ट इसकी लाइव एक्शन मूवी से शुरू हुई थी। एंड मोर स्पेसिफिकली मैन ऑफ स्टील वाज द फर्स्ट डीसी मूवी जिसे हम लोग वाकई में डार्क बोल सकते हैं। क्योंकि देखो यार, मूवी की ना ओवरऑल विजुअल अपील काफी ज्यादा ग्रे है। एंड क्योंकि उस वक्त की सुपर हीरो मूवीज को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स रूल कर रहा था एंड यार ऑब्वियसली मार्वल हैड द मोर विविड विजुअल अपील, तो मैन ऑफ स्टील को उसके सामने फीका तो पड़ना ही था। बट एक बार को उससे हटके देखे ना, तो मैंने डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की बहुत सी मूवीज और शोज देखे हैं एंड दैट्स व्हाई मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि डीसी कॉमिक्स की स्टोरीज और उसके कैरेक्टर्स हल्के में नहीं लिए जा सकते। आई कैन एग्री ऑन दिस कि डीसी कॉमिक्स इज रियली वेरी मैच्योर ऑफ अ कंटेंट। बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन, बैटमैन अंडर द रेड हुड, जस्टिस लीग, डार्क एपोकलिप्स वॉर, सुपरमैन, रेड सन, ये कुछ थोड़े से ऐसे डीसी एनिमेटेड शोज और मूवीज के नाम हैं जिनको बस एक बार देख कर ना आप अंदर से हिल जाओगे और देखते ही बोलोगे कि भाई डीसी तो सच में बहुत डार्क है। एंड आई टोटली एग्री विद दिस। डीसी कॉमिक्स की अगर स्टोरीज के ऊपर जाए ना, तो इसको वाकई में डार्क बोला जा सकता है, बट ओवरऑल इसकी विजुअल अपील के मामले में डीसी कॉमिक्स किसी भी एंगल में ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ग्रे बिल्कुल नहीं है। डीसी कॉमिक्स के अंदर भी उतने ही कलर, उतना ही ह्यूमर एंड उतनी ही वैरायटी है जो कि एक सुपर हीरो जॉनर की डिमांड होती है। और यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए आप जस्टिस लीग अनलिमिटेड देखो, उसके अंदर आपको डार्क एंड सीरियस स्टोरीज के साथ विविड विजुअल अपील्स दोनों दिखेंगे। Such grandeur. It even outshines the mascara. तो जाते जाते बस इतनी सी बात एक और बोलूंगा कि भले ही मैंने डीसी या फिर मार्वल की कोई कॉमिक नहीं पढ़ी हो, लेकिन एज अ ह्यूज फैन ऑफ बोथ ऑफ देम मुझे उसके कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरीज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है ना कि लाइव एक्शन मूवी से लेकर वीडियो गेम्स एंड एनिमेटेड शोज तक मैं सब कुछ देख और खेल चुका हूँ। और इसीलिए अभी मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और यही कहूंगा कि यार सुपर हीरो एज अ जॉनर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। कॉमिक्स फिर चाहे डीसी की हो, मार्वल की हो या फिर डार्क हॉर्स की हो, कॉमिक्स की स्टोरीज बनी ही इसलिए है ताकि आप और मेरे जैसे लोग, हम लोग जो कि स्टोरीज एंड आर्ट के दीवाने हैं, वो सब लोग एक साथ यूनाइट हो सके और एक साथ मिलकर इन सारी चीजों का मजा ले सके। तो सिंपल सी एक रिक्वेस्ट यही है यार कि ये जो मार्वल और डीसी वाली डिबेट है ना, प्लीज यार जितना हो सके इस डिबेट को खत्म करो यार बस अब, और एक साथ मिलके इन दोनों यूनिवर्सेस की ऑसमनेस को एंजॉय करो। मार्वल कॉमिक्स एंड डीसी कॉमिक्स, बोथ ऑफ देम आर अमेजिंग इन देयर ओन। तो इन दोनों के अंदर से किसी एक को पकड़कर लड़ने बैठने से इन दोनों को ही उनके फुल पोटेंशियल तक एंजॉय करने में ज्यादा मजा आएगा ना। और हाँ यार, अगर आपसे कोई डिसएग्री करता है कि नहीं भाई मार्वल ही बढ़िया है या फिर डीसी ही बढ़िया है, तो ऐसे में भी यार लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है यार, आप आराम से बोल दो कि ठीक है भाई, आपकी चॉइस कुछ और है, मेरी चॉइस कुछ अलग है, लेकिन यार अब इसके ऊपर मैं लड़ने तो बैठूंगा नहीं। तो तुम अपने वाले को देखते रहो, लेकिन मैं तो भाई दोनों को देखूंगा और मौज लूंगा। सो जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि दोनों की इनके बीच की डिबेट को खत्म करो और दोनों को अपने आप ही एंजॉय करो। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके इतना जरूर बताना कि आपके हिसाब से डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स इतना ज्यादा बढ़िया कैसे है। तो फिर चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी